जीवन अमारो। हाउ अकोमोडेशन अकर्स, अब अकोमोडेशन कैसे होता है इसको और अच्छे से डिटेल से समझिएगा। व्हेन यू आर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब हम दूर की चीजों को देखते हैं, ओके, द ciliary muscles of the ciliary body is relaxed and lens flatter। समझो, हमने कहा था ना कि लेंस जो होता है वो ciliary प्रोसेस से निकलने वाले कौन से लिगामेंट थे, सिलियरी लिगामेंट है ना, वो लिगामेंट जो है जो उससे निकल रहे हैं उनके बारे में याद रखिएगा, वही उसको खींचेंगे और हम करेंगे। तो याद रखिए जोन्युलर फाइबर जिन्हें अपन ने बोला था है ना, वो जो है उनके बारे में याद रखिए, वो जो है उनको और डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं लेंस को, ठीक। ये नॉर्मल पॉइंट पे बताया गया है, कोई दूर से आने वाली है तो लेंस ऐसा हो गया, ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस पे लेंस ऐसा है, पास वाले पर और ज़्यादा क्या हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गई है ना, मोर राउंड। ये जो चीज़ है ना पास वाली चीज़ों के लिए, इसी को अपन अकोमोडेशन बोलते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझ, व्हेन यू आर इन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जब दूर की चीज़ें आ रही हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो सिलियरी बॉडी इज रिलैक्स्ड, सिलियरी बॉडी की जो मसल्स है, सिलियरी मसल्स वो रिलैक्स हो, वो रिलैक्स होगी तो फाइबर ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो लेंस जो है वो फ्लैटेंड होगा, लेंस फ्लैटेंड होगा, ठीक है, एंड इज स्ट्रेट इन ऑल डायरेक्शन बाय जोन्युलर फाइबर्स, जोन्युलर फाइबर्स लिगामेंट्स, ठीक है। और उसके बाद व्हेन यू व्यू ए क्लोज ऑब्जेक्ट, जब हम क्लोज ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्टैक्ट होंगे, क्या होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, और ये पुल्स द सिलियरी प्रोसेस नीचे जाएंगे, लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे, ठीक है। अब जब लिगामेंट्स जो है जोन्युलर फाइबर जो है वो स्ट्रेच नहीं है, फ्लेक्स है, तो लेंस जो है वो क्या होगा, और ज़्यादा उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी, राउंडर द लेंस शॉर्टर द फोकल डिस्टेंस, जितना राउंड होता जाएगा फोकल लेंथ उतनी कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ, अब देख पा रहे हैं, यहाँ पर फोकल लेंथ आप देख पा रहे हैं, फोकल पॉइंट, यहाँ पर फोकल पॉइंट और कम हो गया, ठीक है। तो यही जो चीज़ है, इसी के लिए हम कह रहे हैं कि पास वाली चीज़ों को देखने के लिए, क्लोजर पॉइंट को देखने के लिए जो लेंस है उसकी जो रिफ्रैक्शन पावर है, रिफ्रैक्शन पीरियड है, रिफ्रैक्शन की जो पावर है, सॉरी फोकल लेंथ जो कम करना है, उसकी जो फोकल लेंथ है उसको ज़्यादा, और उसकी जो फोकसिंग पॉइंट इफेक्ट, ये जो शॉर्टर द फोकल डिस्टेंस जो है उसको कम करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। क्लियर, चलिए यही पॉइंट के लिए अकोमोडेशन वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से देखिए, उसी को दूसरे प्रकार से समझा दिया गया आपको बनाकर, सेम वही चीज है। देखो हाउ अकोमोडेशन अकर्स, होता कैसे, जो हम कह रहे हैं कि भाई कोई चीज है जो दूर है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड है, रिलैक्स है तो फिलामेंट्स जो है वो कॉन्टैक्ट है, तो लेंस फ्लैटेंड हो। जबकि अगर कोई चीज पास में है, ठीक है, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये जो लिगामेंट्स है वो रिलैक्स होंगे, ठीक है, सॉरी लिगामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वो इसको नीचे करेंगे, जिसकी वजह से फोकल लेंथ ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्लैटेंसी, लेंस राउंडेड बन गया, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है उसी को यहाँ समझाया गया, लेंस इज इलास्टिक सो इट इज बिकम मोर कॉन्वेक्स, इलास्टिक होता है तो इसको जितना ज़्यादा आप कॉन्वेक्स बना सकते हो विथ इंक्रीज फोकल पावर, जिसकी वजह से इसकी फोकल पावर बढ़ेगी एंड पोजेस ग्रेटर कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज को ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर पाएगा। और इसके लिए हमारी कौन सी नाव सिलियरी मसल्स पे काम करेगी,
आइरिस की मसल्स पे काम करेगी। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व, पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर है जो कहां से निकले, क्रेनियल नर्व नंबर 3 से, इनर्वेट द सिलियरी मसल्स ऑफ द सिलियरी बॉडी, और यही उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जब यहाँ की बात कर रहे हैं तो सिलियरी मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर मीडिएटेड द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन। दूर से आ रही है तो फोकस कहाँ रखना है, पास से आ रही है तो फोकस वहीं पे रखना है, तो कैसे लेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो ये लेंस का जो फ्लैटेंड होना और लेंस का जो राउंडेड होना है, जो वही किसकी वजह क्यों हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ फोकसिंग द ऑब्जेक्ट्स इमेज। दिस प्रोसेस इज इक्वल इज आल्सो कॉल्ड अकोमोडेशन। तो यही चीज है अकोमोडेशन और कुछ नहीं, ठीक है। और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू। जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर निकलेंगे वो सिलियरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। वो जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो लेंस फ्लैटेंड या राउंडेड होगा, और लेंस राउंडेड और फ्लैटेंड होने के लिए इनडायरेक्टली सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स हेल्प कर रही हैं, क्योंकि लिगामेंट्स जो है उनको या तो आपको क्या करना है टाइट, या आपको क्या करना है लूज। अगर लूज होंगे तो कैसे होगा, फ्लैटेंड, टाइट होंगे सॉरी लूज होगा तो कैसा होगा, राउंडेड, और अगर वो टाइट होगा तो कैसा होगा, फ्लैटेंड होगा लेंस। उनका टाइटनेस किस वजह से होगा, तो सिलियरी मसल रिलैक्स होगी। ये आप ये पर याद रखना। यहाँ पर लिगामेंट्स कैसे हैं, ये लिगामेंट टाइट है या लूज है, और इस जगह पर जब यहाँ पर ये फोकल लेंथ बढ़े तो यहाँ पर लिगामेंट्स क्या है, लूज है कि टाइट है, ये दोनों पॉइंट याद रखना चाहिए। जब मसल्स रिलैक्स है तो लिगामेंट टाइट है, ये पॉइंट याद रखना चाहिए। और यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो लिगामेंट्स लूज है, और जब लिगामेंट्स लूज है तो ऑटोमेटिक लेंस कैसा हो रहा है, राउंडेड। जब लिगामेंट्स टाइट है तो लेंस कैसा हो रहा है, फ्लैटेंड। क्लियर। और ये जस्ट अपोजिट टू सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, लिगामेंट्स लूज, लेंस राउंडेड, और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लोज विजन। यहां देखिए लेंस फ्लैटेंड कब होगा, जब लिगामेंट्स टाइट होंगे। लिगामेंट टाइट कब होंगे, जस्ट अपोजिट, सिलियरी मसल रिलैक्स होंगी, तो लेंस फ्लैटेंड होगा। ये जो प्रोसेस है इसे अकोमोडेशन बोलते हैं, और इसको कंट्रोलिंग करता है ऑक्यूलोमोटर नंबर 3 के पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर मस्तिष्क चेता नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर नर्व से निकलने वाले पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, वो ये काम करेंगे। सिंपैथेटिक उल्टा काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब अंदर लेंस तो अकोमोडेट हो गया आपकी जगह पर, बट लेंस के अंदर जो लाइट जाएगी, जितनी लाइट जाएगी वो प्यूपिल्स में से जाएगी। जो प्यूपिल है वो आइरिस के बीच का गेप है। ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है दिस इज आइरिस। अब ये अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो लाइट ज़्यादा जाएगी, ये छोटा हो गया तो लाइट कम जाएगी। या हम यूँ कहें जैसे ये लेंस है, अब लेंस में अगर लाइट यहीं तक पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पाथवे है, यहाँ पर जो गेट है, जो कैमरा है, उसमें इतना ही खुला हुआ है तो लाइट इतनी गई ना, लेंस तो इतना बड़ा हो गया लेकिन लाइट तो इतनी गई। तो जब लाइट इतनी सी गई तो वो जो फोकसिंग है वो इसी के आधार पर होगी, यहीं से फोकस हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर फोकस बन गया। तो ये जो पॉइंट है ये है प्यूपिल। अब ये जो प्यूपिल है ये आइरिस का ही पार्ट है ना, आइरिस ही आइरिस के बीच का गेप है ये प्यूपिल, इनमें से लाइट जा रही है, ठीक। तो ये भी समझने वाली बात है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो प्यूपिल का भी हेल्प होता है। अब प्यूपिल की मसल्स, प्यूपिल का कम और ज़्यादा होना ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। कौन सी मसल्स पे डिपेंड करेगा, प्यूपिल में मौजूद सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस
पिपिल जिसकी वजह से कंट्रोल होता है आइरिस की मसल्स, सॉरी पिपिल में तो कुछ होता ही नहीं, तो आइरिस की जो सर्कुलर मसल्स है और आइरिस की जो रेडियल मसल्स, दोनों एक काम करेंगे। तो रेडियल मसल्स और आइरिस कॉन्टैक्ट, जब रेडियल मसल कॉन्टैक्ट होगी तो ये खींचेगा तो ज़्यादा जगह बनेगी, तो पिपिल क्या हो गया, बड़ा। जबकि सर्कुलर मसल जब कॉन्टैक्ट होगी तो वो पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, पिपिल छोटा हो जाएगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन में पिपिल की साइज ये बताई गई है, ठीक है। इसी को यहाँ पर समझाया गया है। सीलियरी मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ आइरिस आल्सो रोल इन फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज, वो भी इमेज बनाने में हेल्प करेंगे। कैसे? ये जो है ये एक प्रकार का ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है जो अकोमोडेशन के साथ साथ होता है। अकोमोडेशन अभी अभी अपन ने पढ़ा पीछे, अकोमोडेशन मतलब लेंस का फोकल लेंथ बदलना, नियर ऑब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कर देना, राउंडेड हो जाना, दूर की ऑब्जेक्ट के लिए फ्लैटेड हो जाना। उसके साथ साथ ये ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है मसल्स का, आइरिस की मसल्स का, जिसकी वजह से पिपिल की साइज घट बढ़ सकती है। तो सर्कुलर मसल ऑफ द fiber of the iris have role in formation of clear image because it is the autonomic reflex action stimulated by accommodation and prevent light entry from entering the eye through the periphery of the lens. लेंस पर कितनी लाइट जानी चाहिए, ये ज़्यादा लाइट आ रही है तो कम लाइट जो है prevent the light rays from entering the eye through periphery of the lens। देखिए यहाँ पर जिसको मैं ऐसे समझाऊँ कि मान लीजिए ये जो लेंस है ये लाइट रेज यहाँ आ रही है, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरी वाला पार्ट है बाडी का, उस पर जाने से तो ये पिपिल जो है ये जो बीच का गेप है ये रोक रहा है ना, अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पर भी लाइट जाती, यहाँ पर भी लाइट जाती, तो फोकस जो है वो थोड़ा और ज़्यादा होता, ठीक। इतने में ही फोकस होगा। तो ये पेरिफेरी वाला पार्ट है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिस पेरिफेरी पार्ट पर लाइट रेज को जाने से ये रोक रहा है और ये एक ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है आइरिस की मसल्स का बिल्कुल पास आ जाना, जिसकी वजह से पिपिल का साइज कम हो जाना। ये कौन सी मसल करती है? सर्कुलर मसल्स। जबकि इसको बड़ा कर दोगे तो पेरिफेरी पे भी चली जाएगी। और ये कौन करता है? रेडियल मसल्स। ये कब करेंगे? डिम लाइट में। ये कब करेगा? ब्राइट लाइट में। लाइट रेज एंटरिंग द पेरिफेरी वुड नॉट बी ब्रॉट टू द फोकस ऑफ द रेटिना एंड वुड रिजल्ट इन ब्लड विजन। हो सकता है ये ज़्यादा दूर जाए तो इसका इमेज ये तो पहले बन जाए बाद में बन जाए, तो जो क्लियर इमेज है वो नहीं बन पाएगी और ब्लड विजन आएगा। अगर पेरिफेरी से भी कोई रेज गई, ठीक है, ये जो गई ये तो यहीं पे बन गई, ये गई तो ये थोड़ा दूर भी बना सकती है। तो क्लियर विजन जो है वो फोविया सेंट्रलिस पर फोकस नहीं हो पाएगा, तो ब्लड विजन आएगा, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ पिपिल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चलता है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली यानी ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है जो कि अकोमोडेशन के साथ साथ चलेगा ताकि विजन क्लियर आए, ठीक है। क्लियर हुआ? याद रखना आइरिस की जो मसल्स है वही पिपिल की साइज को कंट्रोल करती है। दो तरह की मसल्स है, सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स पिपिल डायरेक्ट करती है, सर्कुलर मसल्स कॉन्टैक्ट होगी तो पिपिल को क्या करेगी? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। जिसकी वजह से लाइट की एंट्रिंग जो है पेरिफेरी ऑफ द लेंस पर अटकेगी, ठीक है। ये पेरिफेरी ऑफ द लेंस पर होगी। दोनों ही कंडीशन क्या है? डिम लाइट और ब्राइट लाइट की रेस्पेक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं नेक्स्ट। चलिए तो अब उससे आगे वर्किंग ऑफ आइज में अब हमने जो जितनी भी चीजें समझी है, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के अलावा पिपिल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिस सब लाइट को जिस पर फोकस करने के लिए है रेटिना पर, और रेटिना में भी कहां पर? फोविया सेंट्रलिस पर, क्लियर, जहां पर शार्पेस्ट विजन आता है। अकोमोडेशन में हमने पढ़ा कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, उसका जो रेडियस है ना, लेंस कैसा हो जाता है? राउंडेड हो जाता है। राउंडेड हो जाता है, इट मीन्स उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है ना।
तो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस ऐसा होता है ना, जबकि दूर के विजन के लिए वो फ्लैटेंड हो जाएगा। ये जो लेंस का जो एबिलिटी है ना, इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो पास के ऑब्जेक्ट के लिए, पास के ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए, पास के ऑब्जेक्ट के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, इसको राउंडेड होना पड़ेगा। तो राउंडेड होगा तभी तो ये जो लेंस है, इससे आने, यहां से आने वाली जो रेज होगी वो पास में ही फोकस बना पाएगी, है ना। देखिए इस तरीके से इसका फोकस इस जगह पर ही बन जाएगा जहां पर ये दोनों रेज मिल जाएंगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेज मिल गई, यहाँ पर ही इमेज बन जाएगी। तो ये उसका फोकस पॉइंट हो गया, है ना। तो अब अगर ये पॉइंट दूर होता तो इसको फ्लैटेंड होना पड़ता, फ्लैटेंड होना पड़ता ताकि जितनी दूर से ये आ रही है, ठीक है ना, उतनी दूर से आने पर जो फोकस है वो और क्या होता, तो पास हो जाता है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से जाएगी और यहीं पर फोकस हो जाएगा, ठीक है। इस डिस्टेंस से बहुत कम यहीं पर ही फोकस हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है पहले भी, ठीक है ना। तो ये जो फ्लैटेंड और ग्राउंडेड होगा लेंस का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ड्यू टू सिलेरी बॉडी की मसल्स, सिलेरी मसल्स, है ना, और प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट यानी प्यूपिल की साइज का कम ज़्यादा होना ड्यू टू आइरिस की मसल्स, दोनों ही मिलकर लाइट के एंट्री को कंट्रोल करेगी ताकि रेटिना पर जिस जगह पर इमेज बननी चाहिए, फोकस होना चाहिए लाइट रेस का, वो उस जगह पर फोकस हो सके। तो ये दोनों पॉइंट अपन ने समझे, अकोमोडेशन भी समझा और साथ में क्या समझा, प्यूपिल का जो साइज है उसका आइरिस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से समझा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लाइट रेज वहां एंटर करेगी तो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए जो फोटॉन्स ऑफ लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसा कि हम पढ़ते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए रोड और कोन सेल्स में जो डिस्क होती है, उन डिस्क के अंदर क्या पाए जाते हैं, फोटोपिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स, फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल लाइक रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। रेज आ चुकी है रेटिना पर, उसको लाने में अकोमोडेशन ने हेल्प किया, इसकी मसल्स ने हेल्प किया, प्यूपिल की साइज कम ज़्यादा की, वो सब पॉइंट अपने पड़े। अब यहाँ पर अब लाइट रेज आ गई, अब कैसे मैकेनिज्म चलेगा, अब क्या फिजियोलॉजी होगी। तो द आउटर सेगमेंट ऑफ द रोड सेल कंटेंट सिलेंड्रिकल रोड शेप होता है, इसके अंदर दो जो कोन शेप होता है, हमने पढ़ी, लेकिन इसकी डिस्क जो होती है थोड़ी अलग होती है, इसमें थोड़ी सी इस तरीके से होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसमें स्पाइरल शेप में होती है थोड़ी सी। तो ट्रांसडक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू रिसेप्टर पोटेंशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइट एनर्जी, जो फोटोन आ रहे हैं, जो लाइट के अंदर से जो फोटोन आ रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करके इन सेल्स में जो ये फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, जो फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल है, उनमें पोटेंशियल, रिसेप्टर पोटेंशियल occurs in outer segment of both rod and cone cells, उनके अंदर एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसे रिसेप्टर पोटेंशियल कहेंगे। और यही रिसेप्टर पोटेंशियल जो होगा ये क्या काम करेगा उसके बारे में हम समझेंगे, क्लियर। तो जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा इसको। द फोटोपिगमेंट्स आर इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आउटर सेगमेंट। जो आउटर सेगमेंट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी डिस्क के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनमें पाए जाने वाले ये विशिष्ट इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। कौन? फोटोपिगमेंट्स।
और ध्यान दीजिएगा, फोटोन ऑफ लाइट जो है वो इन्हीं के ऊपर गिरेगी, रोड्स पे या कोन्स पे, तो उनमें मौजूद ये डिस्क जो है, उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, बेसिकली वो आउटर पार्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोटो पिगमेंट है वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे, और उनके एब्जॉर्ब करने पर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। कि हमने कहा था कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, रेटिनिन प्लस प्रोटीन पार्ट ऑप्सिन। तो रेटिनिन जो है वो कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से इसकी जो ये साइज और शेप है, कलर है, वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो वही फिजियोलॉजी ऑफ विजन है। अब उसी को हम आगे क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात, रोड सेल और कोन सेल दोनों में जो आउटर सेगमेंट होता है, एक में कोन शेप होता है, एक में रोड शेप होता है। तो रोड में जो रोड शेप होता है उसमें डिस्क होती है, कोन में जो होता है उसमें भी डिस्क होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, कोन शेप में होती है, ठीक है। इनके अंदर, डिस्क के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें क्या पाए जाते हैं, फोटोपिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोल दिया गया, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन बोल दिया गया। कौन सा होगा तो आयोडोप्सिन, रोड होगा तो रोडोप्सिन। क्लियर है सब कुछ, ठीक है। वही क्या करेंगे, फोटोन ऑफ लाइट यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसको क्या करेंगे, ट्रांसड्यूस करेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल। देखिए जब मैंने स्टार्टिंग किया था तभी मैंने कहा था कि बेसिकली जो हम देख पा रहे हैं ये किस तरह की मैकेनिज्म है। एक तरह से लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है, नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करना है, ताकि इमेज फॉर्मेशन हो ब्रेन में। तो इंपल्स फॉर्मेशन, लाइट एनर्जी ट्रांसडक्शन या उनको चेंज करना, ट्रांसड्यूस करना दिखा है, ट्रांसडक्शन इनटू रिजल्टेंट किसमें, नर्व इंपल्सेस में, ठीक है। यानी लाइट जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस ही है ना, एक तरह का ये संवेदना है जो आपको दी गई है, उसको किसमें कन्वर्ट करना, इंपल्स में। लाइट स्टिमुलस को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करके उन इंपल्सेस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करना, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। सिंपल सी बात है, उसी को यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है। क्या बोला मैंने, दो वर्ड बोले, ध्यान से सुनना। मैंने बोला लाइट स्टिमुलस को कन्वर्ट किया गया नर्व इंपल्सेस में। जो बाहर से आया वो तो स्टिमुलस कौन सा था, लाइट। लाइट ने चेताकोषों में, रेटिना क्या है, नर्वस बॉडी तो है, बाइपोलर सेल, ये रोड एंड कोन सेल भी एक तरह की क्या है, नर्व सेल ही है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, है ना। तो इनके अंदर इंपल्सेस जनरेट कर देना, और ये इंपल्सेस जब ब्रेन में जाएंगे तो वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा। दिस इज द विजन, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ठीक है। लेकिन उसी को स्टेप टू स्टेप समझना है। यहाँ पर मैंने स्टिमुलस वर्ड यूज किया है, यहाँ पर मैंने इंपल्स वर्ड यूज किया है। ये बाहर से जो आते हैं वो स्टिमुलस, जैसे सुई चुभी, वो स्टिमुलस, उसका पता ब्रेन में लगा, दिस इज नर्व स्टिमुलस गए वहाँ, ठीक है ना, नर्व इंपल्स गए, सॉरी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं अपन, फोटोन ऑफ लाइट, इसकी डिस्क पे होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ध्यान से समझो। हमने कहा कि रोड हो या कोन हो, तो पहले रोड सेल्स की बात इन्होंने की है। तो रोड सेल्स के अंदर जो डिस्क होती है, लगभग 1000 डिस्क जो है उसके अंदर पाई जाती है। जैसे रोड सेल का आउटर पार्ट है, ठीक है, ये इसका, इसके बाद ये इनर पार्ट आ जाएगा, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट आ जाएगा, और ये नीचे मेम्ब्रेन वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है, रोड वाला पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी डिस्क है, लगभग 1000, ठीक है, जो लगातार बनती रहती है। और याद रखना, इन रोज 1 to 3 न्यू डिस्क आर एडेड टू द बेस ऑफ द आउटर सेगमेंट एवरी आवर। एक घंटे में 1 से 3 नई डिस्क बनकर ऊपर आती रहती है, जबकि while the old disc slug off at the tip and are phagocyted by pigmented epithelial cells। जैसा कि हमने समझाया था, ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स में दसे होते हैं। तो पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स का ये न्यूक्लियस हो गया,
जो पुरानी डिस्क होंगी वो किस में जाएंगी, वो लगातार स्लग ऑफ होकर किसके द्वारा फेगोसाइट कर ली जाएगी, किसके द्वारा भक्षक कर ली जाएगी, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल या पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स के द्वारा फेगोसाइट कर ली जाएगी। ताकि ऐसे क्यों करती है ये, ताकि जो इसके अंदर जो विटामिन ए था, अरे मैं बोला ना हमने रोडोप्सिन जो है वो पिगमेंट इनके अंदर है, तो वो इनके अंदर फेगोसाइट करके वापस से रिसाइक्लिंग होगा और रिसाइक्लिंग होकर वापस से विटामिन ए इनको मिलेगा। क्लियर, समझ गए, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहली बात, ब्रॉड सेल्स में आउटर सेगमेंट में लगभग 1000 डिस्क पाई जाती है। हर एक डिस्क की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं, फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं लाइक रोडोप्सिन। ठीक है, पर आवर हर एक आवर में नए नए डिस्क जो है 1 से 3 डिस्क लगातार बनकर ऊपर आती रहती है और पुरानी डिस्क जो है वो लगातार स्लग ऑफ होकर फेगोसाइटिक सेल, क्यूबोइडल एपिथेलियम जो पिगमेंटेड सेल है उनके अंदर जाकर फेगोसाइट कर ली जाती है ताकि वो रिसाइकल होकर वापस से विटामिन ए हमें मिल सके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट सेगमेंट इज नेक्स्ट पॉइंट फिजियोलॉजी ऑफ विजन में, ध्यान से समझिएगा इसे भी। देखिए बेटा, रोड से और क्लियरली आपको बता दीजिए, ये आउटर सेगमेंट, ये क्या है, डिस्क, ये इनर सेगमेंट। इनर सेगमेंट में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस है भाई। और नीचे की तरफ ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स निकले हुए हैं, इसका फाइबर निकला हुआ है, इसमें छोटे छोटे सिनेप्टिक क्या होते हैं, वेसिकल्स होती है, जिनमें क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अरे भाई तभी तो ये अगर नीचे जो है बाइपोलर सेल उनके साथ क्या बनाएगा, सिनेप्स बनाएगा। तो ऐसी बात है, रोड किसके साथ सिनेप्स बनाते हैं, बाइपोलर सेल्स। क्लियर, या इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सेल्स भी हो सकती है जो बाद में चलकर किससे सिनेप्स बनाएगी, बाइपोलर सेल। ठीक है, और आगे समझिए, द इनर सेगमेंट कंटेन्स सेल न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी एंड मेनी माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स प्रोक्सिमल एंड the photoreceptor expand into bulb-like synaptic terminals। और इनर से आउटर सेगमेंट की बात तो अपन निकाल ली कि ये भाई यहाँ पर डिस्क होती है, इसमें फोटोपिगमेंट, इसकी डिस्क के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोटोपिगमेंट होते हैं जो क्या करेंगे, लाइट, फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब इनर सेगमेंट की बात हुई है तो इसके एंड पर इनर सेगमेंट ये, आउटर सेगमेंट ये है ना, तो इनर सेगमेंट के एंड पर क्या पाई जाती है, सिनेप्टिकल टर्मिनल पर बल्ब लाइक सिनेप्टिक टर्मिनल्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या भरी होती है, सिनेप्टिकल वेसिकल्स, जिनके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। बराबर, याद रखिएगा ये एंड पॉइंट सिनेप्टिक टर्मिनल, उनमें होती है सिनेप्टिक वेसिकल, जिनमें भरे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इनर सेगमेंट की बात हो रही है, कंप्लीट। क्लियर है, इनर सेगमेंट में क्या क्या होते हैं, इनर सेगमेंट में न्यूक्लियस होते हैं, गोल्गी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि इनको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे। गोल्गी बॉडी ये क्या काम करेगी, नई डिस्क का निर्माण करेंगी और बड़ा बना पहुँचाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा गोल्गी बॉडी के अलावा न्यूक्लियस है जो कंट्रोलिंग करता रहेगा, जबकि एंडिंग पार्ट पर सिनेप्टिक टर्मिनल है ना, जिनके अंदर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी गोल गोल सिनेप्टिकल वेसिकल्स है, जिनमें क्या भरा हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर। वो इनहिबिटर भी हो सकता है और स्टिमुलेटर भी हो सकता है। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट इसके बाद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज, अब इससे समझिए द फर्स्ट स्टेप इन विजुअल ट्रांसडक्शन, किस प्रकार से कोई लाइट एनर्जी आई तो उसको कैसे, वो क्या काम करेगी, कैसे कन्वर्जन करेगी। ठीक है, देखिए इसको समझिए। यहाँ पर हमने ये समझाया है कि ये फोटोपिगमेंट है जो डिस्क के अंदर होता है कि नहीं, ठीक है, वो भी डिस्क की किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बीच बीच में दशा होते हैं। यही तो फोटोन ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। भाई लाइट आएगी तो उसको एब्जॉर्प्शन करने का काम
विशिष्ट प्रकार की पिगमेंट करते हैं। जैसे प्लांट्स में आपने पढ़ा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना, वो भी क्या है, फोटोपिगमेंट ही है। तो हमारी आंखों में भी ऐसे ही फोटोपिगमेंट होते हैं जैसे रोडोप्सिन, रोड के अंदर। तो ये उसी का डायग्राम है। हमने कहा कि ये बाकी बचा हुआ पार्ट जो है इसके अंदर क्या, प्रोटीन पार्ट, बीच में जो रेड रेड कलर की अपने बताई थी रेटिनिन। तो यहाँ पर समझना, ये अभी किस शेप में समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल कि मान लीजिए ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ये रेटिनिन है, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसे बोलते हैं सिस रेटिनिन, जो सिस फॉर्म में है अभी। ये किस फॉर्म में है रेटिनिन, सिस फॉर्म में। जब इन पर लाइट गिरेगी तो ये सिस रेटिनिन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस रेटिनिन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस रेटिनिन में। और सिस की स्ट्रक्चर मुड़ी हुई है, ट्रांस की स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये ट्रांस कैसे बन जाएगा ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी स्ट्रक्चर बदल गई। क्लियर है? कब हुआ ऐसा? जब लाइट इन पर गिरी, फोटोन ऑफ लाइट जब इनके ऊपर आई। क्लियर? और इसी प्रोसेस की वजह से जब ये स्ट्रेट हो जाएगा, जब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, इससे ये ट्रांसफर हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटो ब्लीचिंग। क्योंकि जब तक इस पर लाइट नहीं गिरी थी तब तक इसका कुछ कलर था, लेकिन जैसे ही ये रेटिनिन सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हुआ, ये कलरलेस प्रोडक्ट ट्रांस रेटिनिन में चेंज हो गया और कलरलेस प्रोडक्ट में चेंज हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग, फोटो ब्लीचिंग। यानी फोटोन ऑफ लाइट की वजह से, फोटो वर्ड लाइट के लिए आता है, तो लाइट की वजह से पिगमेंटेड मॉलिक्यूल जिसका कुछ कलर था वो कलरलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो ब्लीचिंग। सिस का ट्रांस में कन्वर्ट हो जाना, कलरफुल का कलरलेस में कन्वर्ट हो जाना, दिस इज कॉल्ड फोटो ब्लीचिंग। ये पूरा फोटो पिगमेंट है। अगर रोड में है तो क्या बोलेंगे, रोडोप्सिन। देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन विजुअल ट्रांजैक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो पिगमेंट। अब देखिए, फोटो पिगमेंट के दो पार्ट, प्रोटीन पार्ट, रेटिनिन। इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस बिटवीन। जब ये फोटो पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इट अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस when it absorbs light and there is production of a receptor potential। और ये ट्रांस में जब कन्वर्ट होगा तो उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स और बहुत सारी दूसरी स्ट्रक्चर्स भी चेंजेस होंगी और उनकी वजह से उस मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो बदलेगा, जिसे बोलेंगे रिसेप्टर पोटेंशियल। ठीक है, अभी आएगा आगे और समझिएगा। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइट गिरने पर सिस फॉर्म ऑफ रेटिनिन कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्म ऑफ रेटिनिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो ब्लीचिंग। क्लियर? चलिए